नमस्कार, मैं हूं गायत्री शर्मा। कोरोना का खतरा लगातार आगे बढ़ रहा है और तेजी के साथ ये आगे बढ़ रहा है और इसीलिए इससे बचाव बेहद जरूरी है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 आप सभी से अपील कर रहा है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सभी से अपील कर रहा है कि मास्क जरूर पहने क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। और इस बीच आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर यह मिल रही है कि कोरोना पर पीएम मोदी आज बड़ी बैठक करने वाले हैं। 2 बड़ी बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पहली बड़ी बैठक देश के बड़े डॉक्टरों के साथ होगी जिसमें कोरोना के हालात पर होगी चर्चा और लोगों के इलाज पर चर्चा होने की संभावना है। जबकि दूसरी बैठक दवा कंपनियों के साथ होगी प्रधानमंत्री मोदी की और ये दूसरी बैठक 6 बजे बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की कोरोना पर पीएम की ये बड़ी बैठक। और इस वक्त हमारे सहयोगी यतेंद्र जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। यतेंद्र, 2 बड़ी बैठक, इन दोनों बड़ी बैठकों के बारे में क्या जानकारी, क्या चर्चा डॉक्टरों के साथ और क्या चर्चा दवा कंपनियों के साथ? देखिए, जिस तरह से कोरोना के मामले बेतहाशा तौर पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसको लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय काफी एक्टिव है और खुद प्रधानमंत्री मोदी अलर्ट मोड पर आ गए हैं और आज 2 बड़ी बैठकें इसको लेकर वो करने वाले हैं और दोनों ही बैठकें जो कोरोना संबंधित यानी कि मेडिकल फील्ड से संबंधित है उन लोगों के साथ की जाएंगी। 4:30 बजे जो देश भर के वरिष्ठ चिकित्सक हैं जो इस कोरोना के मामले को हैंडल कर रहे हैं और डायरेक्ट पीड़ितों की सेवा में लगे हैं, उनसे इंटरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। समय 4:30 बजे आज शाम का होगा। उनसे उनके अनुभव और क्या इसमें बेहतर कर सकते हैं, किस तरह से उपचार करना चाहिए, उपचार को लेकर क्या कोई और नई टेक्निक या कोई नया उपाय हो सकता है, किस तरह से हॉस्पिटल्स में मरीजों की संख्या पर किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, उन सबको लेकर तमाम बातें की जाएंगी। उनके सुझाव भी प्रधानमंत्री मोदी लेंगे और जो भी बेहतर सुझाव होंगे उसको आने वाले समय में उनको लागू भी कराने की एक रणनीति पर काम किया जाएगा। इसके साथ ही 6 बजे एक और बड़ी बैठक प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। इसमें जो फार्मा कंपनीज के जो सीईओ हैं, जो डायरेक्टर हैं और जो उनके सीनियर्स हैं, उन सबके साथ भी रूबरू प्रधानमंत्री मोदी होंगे कि किस तरह से कोरोना की इस लड़ाई में फार्मा कंपनीज के प्रोडक्ट और जिन चीजों की जरूरत है उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा मार्केट में सप्लाई किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया जा सके, इसको लेकर इन सबसे बात की जाएगी। शुक्रिया यतेंद्र। उधर दिल्ली में कोरोना से हालात बिगड़ने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 6 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। लॉकडाउन आज रात 10 बजे से शुरू होगा और अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं में रहेगी छूट। तो दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है और यह लॉकडाउन आज रात 10 बजे से लागू हो जाएगा जो कि सोमवार सुबह 5 बजे तक है। तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। ये शादियों का सीज़न है, लोगों के बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं, हम उनके रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते। तो लोगों की शादियां संपन्न हों लेकिन केवल 50 लोगों के गैदरिंग के साथ संपन्न हो, उसके लिए अलग से पास दिए जाएंगे। इसके बारे में अभी थोड़ी देर में डिटेल्ड ऑर्डर जारी हो जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जारी रहेंगी और कौन सी चीज़ों पर पाबंदी रहेगी। मैंने और एलजी साहब के हम दोनों ने निर्णय तब लिया है जब हमारे पास कोई उपाय नहीं बचा था। हमारे लिए निर्णय लेना आसान नहीं था क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि लॉकडाउन के दौरान किस तरह से लोगों के रोज़गार ख़त्म हो जाते हैं, लोगों की कमाई ख़त्म हो जाती है और ख़ासकर सबसे गरीब तबके के लिए तो ये बेहद मुश्किल होता है। जो दिहाड़ी करके रोज़ कमाते हैं उनके लिए तो बेहद मुश्किल हो जाता है। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं ख़ास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, ये छोटा सा लॉकडाउन है 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। आपके आने जाने में इतना समय ख़राब हो जाएगा, इतना पैसा ख़राब हो जाएगा, इतनी ऊर्जा ख़राब होती है। दिल्ली में रहिए। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। दिल्ली से आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ मुंबई से आशीष दीक्षित हैं। आनंद, सबसे पहले आपके पास आते हुए कि क्यों ये लॉकडाउन लगाया गया है, इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री ने तमाम वो कारण गिना दिए कि आखिर क्यों ये कदम जरूरी था। आप कहां पर मौजूद हैं और जिन गाइडलाइंस का जिक्र मुख्यमंत्री ने किया, क्या वो आ चुकी है कि किन किन चीजों पर पाबंदी और कहां-कहां छूट?
और क्या गरीब तबके के लिए कोई कदम? जी देखिए गायत्री, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने अभी अभी न्यूज़ 18 से बात की और उनका कहना है कि जिस तरह से 6 दिन का जो कर्फ्यू लगने वाला, एक तरीके से फुल लॉकडाउन दिल्ली में लगने वाला, उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं पुलिस हेडक्वार्टर में, जिसमें दिल्ली के तमाम जो रेंज हैं और जिले हैं उसके तमाम ज्वाइंट सीपी, डीसीपी और आला अधिकारी जो हैं वो शामिल होंगे। और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कमिश्नर सीधे तौर पर यह निर्देश देंगे कि जो कर्फ्यू है उसका सख्ती से पालन कराया जाए और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा जो कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करेगा। 2000 रुपए के चालान काटे जाएंगे और लोगों को जागरूक करने का भी काम किया जाएगा और सख्ती से पालन कराया जाएगा, क्योंकि लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के। और जिस तरह से एलजी और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक बैठक की और उसके बाद यह घोषणा की गई है कि आज रात 10 बजे से 26 तारीख तक एक तरीके से टोटल लॉकडाउन जो है वो दिल्ली में रहेगा। केवल जरूरी सेवाओं से जुड़ी जो गाड़ियां हैं या जो वाहन है वो सड़कों पर निकल सकते हैं, पास दिखा के लोग इधर उधर जा सकते हैं जिन्हें रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट जाना है। तो इसी तमाम चीजों को लेकर दिल्ली पुलिस क्योंकि फ्रंटलाइन पे रहती है और इस पूरे लॉकडाउन कर्फ्यू को सुचारू तरह से लगाया जाए और सड़कों पर जो लोग हैं वो सख्ती से पालन करें इसका। बिल्कुल, क्योंकि ये जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर है और ये एक बड़ी चुनौती भी है और इसीलिए दिल्ली पुलिस की तरफ से मीटिंग हो रही है। हम लौटेंगे आनंद आपके पास, लेकिन आपको ये भी बताते चले कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वो तमाम कारण गिनाए कि आखिर क्यों लॉकडाउन लगाया जा रहा है। उन्होंने भरोसा दिया कि कोरोना मरीजों के लिए अस्पतालों में आईसीयू बेड बढ़ाए जा रहे हैं। डेली 25-25 हज़ार अगर पेशेंट्स आएंगे तो कोई भी व्यवस्था चरमरा सकती है। दिल्ली के अंदर बेड्स की भारी कमी हो रही है। आईसीयू बेड्स दिल्ली में लगभग ख़त्म हो गए हैं। आज सुबह मैं ऐप पे देख रहा था 100 से भी कम आईसीयू बेड्स दिल्ली में बचे हैं। ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है। अरविंद केजरीवाल ने कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने पर चिंता भी जताई और उन्होंने कहा कि मरीजों के इलाज के लिए सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। दिल्ली में क्या परिस्थिति है? पिछले 24 घंटे में दिल्ली में लगभग 23,500 केस आए हैं। उसके पिछले 24 घंटे में लगभग 25,500 केस आए थे। तो पिछले 3-4 दिन से रोज हम देख रहे हैं लगभग 25,000 के करीब केस आ रहे हैं। पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, संक्रमण दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि उन्होंने कभी कोरोना मरीजों के आंकड़े नहीं छिपाए और साथ ही उन्होंने जनता से सहयोग की भी अपील की। आज दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि अगर प्रति 10 लाख की पॉपुलेशन पे देखा जाए तो शायद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टेस्ट दिल्ली में हो रहे हैं। मैंने देखा कि कई जगहों पे उन्होंने टेस्ट कम कर दिए। टेस्ट कम कर दिए तो केस कम आने लग गए। इस तरह से तथ्यों के साथ कई जगह हेरफेर करने की कोशिश की गई। हमने ऐसा नहीं किया। हमने टेस्ट कम नहीं किए, उल्टे कम करने की वजह हमने दिल्ली में टेस्ट कई गुने बढ़ा दिए। आज लगभग 1 लाख टेस्ट दिल्ली में डेली हो रहे हैं। मुंबई के कई इलाकों में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया, जिसकी एक तस्वीर दादर इलाके से भी सामने आई। जांच के दौरान जो लोग बिना वजह घूमते दिखाई दिए, पुलिस ने उनका चालान भी काटा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई के कई इलाकों में इस तरीके का अभियान पुलिस की तरफ से, जिसकी ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो दादर इलाके की है। जांच के दौरान जो लोग बिना वजह घूम रहे थे, पुलिस ने उनका चालान काटा। मुंबई सहित महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए जगह जगह नाकाबंदी लगाई है। मैं इस समय मुंबई के दादर इलाके में हूँ। यहाँ पे तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर एक बड़ी नाकाबंदी लगाई गई है, जहाँ पर पुलिस वाले हर व्यक्ति का आई कार्ड चेक कर रहे हैं, साथ ही साथ वो कहाँ जा रहे हैं और उनकी सारी डिटेल ली जा रही है। ये देखिए तस्वीरें, एक लंबी नाकाबंदी चल रही है, जिसके कारण यहाँ पर एक जाम लगा हुआ है। खास करके इस नाकाबंदी के दौरान हर जगहों पर अब 2 अलग अलग रूट्स तैयार किए गए हैं। उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये नाकाबंदी के दौरान ये अलग अलग रूट्स तैयार किए गए हैं यहाँ पर, क्योंकि लगातार जिस तरीके से नाकाबंदी में ट्रैफिक जाम हो रहा है, अत्यावश्यक सेवाओं को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए उन्होंने एक रूट अलग तैयार किया है, जिसमें यहाँ से अत्यावश्यक सेवा से जुड़े जो भी गाड़ियाँ हैं, जो भी एम्बुलेंसेस हैं, वो यहाँ से निकलेंगी और इसके अलावा जो दूसरी गाड़ियाँ हैं उसको दूसरे रूट से निकाला जाएगा। और यहाँ पर सभी के आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं, साथ ही मास्क उन्होंने पहना है कि नहीं पहना है उसको भी चेक किया जाए। आशीष दीक्षित मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, जरा दिखाइए इस सख्ती के बीच लोगों का रवैया क्या है?
साफ तौर पर गायत्री, इस समय हम मौजूद है मुंबई के परेल इलाके में और यहाँ पर जो गाड़ियों की ट्रैफिक है ये देखकर शायद आपको ऐसा लगे कि मुंबई का या महाराष्ट्र का लॉकडाउन जो है, कोरोना कर्फ्यू है, वो ख़त्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मंजर काफ़ी ज़्यादा डराने वाला है। लोग यहाँ पर जो काम कर रहे हैं अपने मुंह पर मास्क नहीं लगाया है। आप देख रहे हैं कोरोना इतना बढ़ रहा है महाराष्ट्र में, मास्क क्यों नहीं लगाए आपने? काम कर रहा है ना, धूल मिट्टी जा रहा है। काम कर रहे हैं, धूल निकल रही है, ये इनका कारण है गायत्री कि काम कर रहे हैं, इसकी वजह से जो धूल उड़ रही है इस वजह से मास्क नहीं लगाया। लोगों की भीड़ आपको दिखाना चाहूँगा। सोशल डिस्टेंसिंग किसी भी चीज़ की नहीं हो रही है। रेस्टोरेंट ओपन है जहाँ से लोग पार्सल खाना लेकर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं, लोगों की भीड़ यहाँ पर। बंगाल में 5 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है, 3 चरणों का मतदान बाकी है और बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक अभी भी मैदान में कूद रहे हैं और रोड शो रैलियां कर रहे हैं। हमारे साथ है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, जो इस वक्त आज बंगाल में प्रचार कर रहे हैं। राजनाथ जी, न्यूज़ 18 इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजनाथ जी, 5 चरणों में आपने ताबड़तोड़ रैलियाँ की, हर रोज़ 3 से 4 आपकी सभाएँ हुई हैं। क्या पा रहे हैं, जनता का रुझान किस तरफ पा रहे हैं? अब भी चुपचाप कमल छाप है या जनता खुल के आ रही है? डायरेक्ट ट्रेमेंडस रिस्पांस जो है जनता का प्राप्त हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को। आप भी चल रहे हैं साथ में, चुनावी रैलियों में देखेंगे कि कैसा रिस्पांस जनता भारतीय जनता पार्टी को दे रही है। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 2/3 मेजॉरिटी से पश्चिम बंगाल में अपनी गवर्नमेंट बनाने जा रही है। बंगाल में लेकिन काफ़ी माना जाता है कि ममता दीदी का काफ़ी स्ट्रांग होल्ड रहा है। 10 साल से उन्होंने काफ़ी मेहनत करके उन्होंने शक्ति बनाई है। कई कलकत्ता आसपास के इलाके अल्पसंख्यक जो हैं उनके काफ़ी बड़े वोट बैंक हैं, तो उसको कैसे आप लोग डेट पहुंचा पाएंगे? ये बात सच है कि पहले स्ट्रांग होल्ड था, इसमें कहीं दो मत नहीं। यदि स्ट्रांग होल्ड उनका न रहता तो 2 बार उनकी गवर्नमेंट कैसे बनती। लेकिन 10 वर्षों के उनके शासनकाल में जनता के हाथों केवल निराशा लगी है। उनसे जो उम्मीद थी जनता को, जो उनसे अपेक्षाएं थी, उन अपेक्षाओं की कसौटी पर वह खड़ी नहीं उतर पाई है। जनता इस समय निराश है और लोग ये महसूस करते हैं कि इस देश में गुड गवर्नेंस देने वाली कोई पॉलिटिकल पार्टी है और डेवलपमेंट करने वाली कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो दैट इज भारतीय जनता पार्टी। इसलिए स्वाभाविक रूप से लोगों के रुझान भारतीय जनता पार्टी के प्रति तेजी के साथ बढ़ी है। राजनीतिक हिंसा बहुत माना जाता था कि बंगाल की एक पहचान है, इस बार भी राजनीतिक हिंसा बहुत ज़्यादा हुई है। कोई भी मुख्यमंत्री हो, उसकी पहली जिम्मेदारी होती है कि अपने राज्य में रहने वाले लोगों को मुकम्मल सुरक्षा की व्यवस्था मुहैया कराना। लेकिन इस कसौटी पर भी पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार पूरी तरह से विफल रही है। आए दिन हिंसा की घटनाएं होती रहती हैं और ऐसी खबरें समाचार पत्रों में भी, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पर भी प्रकाशित होती रही। चुनाव के दौरान भी आपने देखा होगा, चाहे इसके पहले पंचायत का चुनाव रहा हो अथवा इस बार विधानसभा का चुनाव हो रहा है, इसमें भी हिंसा की घटनाएं हुई हैं। यहाँ तक कि हमारे एक त्रिलोचन मेहता नामक एक कार्यकर्ता को बिल्कुल मारकर उसको पेड़ में लटका दिया गया और लिख दिया गया, भारतीय जनता पार्टी का जो काम करेगा उसका यही हश्र होगा। हमारे लगभग 150 से अधिक कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या हुई है। बम की फैक्ट्रियां इस राज्य में चल रही हैं। मैं समझता हूँ उस राज्य को के मुख्यमंत्री को पद पर बने रहने का कोई नैतिक हक नहीं है। लेकिन आपको लगता नहीं कि हिंसा के चलते आपका कार्यकर्ता डरेगा? बूथ लेवल पे, गांव के लेवल पे, कस्बों के लेवल पे? नहीं, हमारा कार्यकर्ता बिल्कुल आश्वस्त है कि हमारी सरकार बनने जा रही है और साथ ही साथ हमारे कार्यकर्ता की इस मामले में भी पूरी प्रतिबद्धता है। चाहे जैसे भी हो, एक ऐसी सरकार यहाँ पर आनी चाहिए पश्चिम बंगाल में जो कि सुशासन दे सके और विकास कर सके, यानी गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट दे सके। ऐसी पार्टी की सरकार चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि इस मामले में शानदार ट्रैक रिकॉर्ड यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी का है तो भारतीय जनता पार्टी का है। और साथ ही हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रति भी जन सामान्य की विश्वसनीयता, साख वो बनी हुई है। नाथा जी, केंद्र की सरकार, आप लोगों का बार बार आरोप लगता है कि केंद्र सरकार की योजनाएं जो हैं जमीन पर नहीं पहुंची है बंगाल में। यह आरोप नहीं लगता है, यह हकीकत है कि हमारी कई ऐसी केंद्रीय सरकार की योजनाएं जो जनहित की योजनाएं थी
उन्हें जिस प्रभावी तरीके से लागू किया जाना चाहिए था, सरकार ने लागू नहीं किया। मैं एक मिसाल देता हूं, वैसे मिसाल तो कई हैं, लेकिन एक मिसाल देता हूं। अब किसानों के लिए सारे देश में प्रतिवर्ष 6,000 रुपया उनके अकाउंट में केंद्र सरकार के द्वारा डाला गया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत। लेकिन 3 वर्षों से एक पैसा भी वहां के किसानों के खाते में नहीं पहुंचा। बार बार केंद्र सरकार के द्वारा आग्रह किए जाने के बाद कि आप अपने राज्य के किसानों की सूची मुहैया कराइए ताकि सीधे उनके अकाउंट में 6,000 रुपया डाला जा सके, राज्य सरकार ने नहीं मुहैया कराया। और इसके परिणाम स्वरूप 18,000 रुपया जो 3 वर्षों में हमारे बंगाल के किसानों को प्राप्त होना चाहिए था, वो नहीं प्राप्त हो पाया। हम लोगों ने फैसला किया है, हमारी सरकार बन रही है और सरकार बनने के बाद हम ये 18,000 रुपया हर किसान परिवार के खाते में हम मुहैया कराएंगे। और इसके अतिरिक्त आगे आने वाले वर्षों में भी 6,000 रुपया केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा भी 4,000 रुपया, यानी हर किसान के खाते में 10,000 रुपया प्रतिवर्ष मुहैया कराया जाएगा। राजनाथ जी, आप हमेशा राजनीतिक शुचिता की बात करते हैं, आप अब शब्द या ऐसे किसी बयानबाजी से आप हमेशा दूर रहते हैं। आप पहले भी इस तरह के बयान दे चुके हैं कि लोग दूर रहे हैं इससे, लेकिन इस बार देखा जा रहा है बंगाल चुनाव में अब शब्द जो शुचिता है वो नाम की चीज नजर नहीं आ रही है। ममता बनर्जी तक को चुनाव आयोग को बैन करना पड़ा है 24 घंटे के लिए। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अब शब्दों का प्रयोग चुनाव के दौरान किसी के बारे में नहीं करना चाहिए। मर्यादाओं का किसी भी सूरत में अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला जो कार्यकर्ता है अथवा कोई नेता है, उसकी पहली जिम्मेदारी ये बनती है कि हम राजनीति के माध्यम से हम केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम राजनीति यदि कर रहे हैं तो समाज बनाने के लिए कर रहे हैं, देश बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। इसलिए मर्यादाओं का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। कई बार देखा गया सीआरपीएफ ने और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले नेता की यह भी जिम्मेदारी होती है कि जनता को एडुकेट करना, जनता को शिक्षित करना। तो जनता को एडुकेट करने की बात है, तो कम से कम जो गलत शब्दों का प्रयोग करेगा, अपशब्दों का प्रयोग करेगा, वह जनता को एडुकेट नहीं कर सकता, उसको शिक्षित नहीं कर सकता, उसको जागरूक नहीं बना सकता है अपने दायित्वों के प्रति, अपने लोकतंत्र के प्रति। तो चुनाव आयोग का फैसला जो था ममता जी को 24 घंटे बैन करने का, बीजेपी के कुछ नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का, चुनाव आयोग के फैसले पर टीएमसी के द्वारा सवालिया निशान खड़ा किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि वह एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है, एक काम, उसके ऊपर इस तरीके से सवालिया निशान खड़ा करना यह संवैधानिक एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के ये अनुरूप नहीं है। राजनाथ जी, एक और चीज़ देखी गई है कि ममता जी बार बार मांग कर रही हैं कि कोरोना बहुत फैल गया है, सारे चुनाव को क्लब करके एक चुनाव में कर दिया जाए। क्या कहना है आप तो केंद्र सरकार? अब इलेक्शन कमीशन जो उचित समझा, इलेक्शन कमीशन ने वो फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन के निर्णय पर मैं कोई सवालिया निशान नहीं लगाना चाहता। हाँ, लेकिन सभी को प्रिकॉशन लेना चाहिए। सार्वजनिक सभाओं में मास्क का प्रयोग करना चाहिए सभी, और बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी आग्रह किया जा रहा है और हम लोगों के द्वारा भी बराबर ये आग्रह किया जा रहा है। इस पर पूरी सावधानी बरतने की जरूरत है। कोरोना बहुत तेजी से फैला है राजनाथ सर। बहुत बड़ी कोरोना महामारी की बहुत बड़ी चुनौती है, जो भी है वो अप्रत्याशित है इस समय। और हाँ, लेकिन मैं कहूँगा कि हमारी सरकार, प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ही प्रभावी तरीके से जितना हो सकता है वह अपनी तरफ से कर रही है। लेकिन संकट बहुत बड़ा है और एकाएक जिस तरीके से अपसर्ज आया है, मानी ये कोरोना की घटनाएं बढ़ी हैं, उससे चुनौती और बड़ी हो गई है। लेकिन हम आश्वस्त हैं कि हम, जैसे पिछली बार हम लोगों ने इस पर विजय प्राप्त की थी, इस बार भी यह देश कोरोना पर विजय प्राप्त करेगा। श्री राजनाथ जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं कैंपेन के लिए और बंगाल चुनाव के लिए। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजनाथ जी, प्रॉपर तरीके से अगर आप देखें तो मास्क पहनकर तैयार है। यहाँ सैनिटाइज माहौल था, इसलिए हम लोगों ने मास्क उतारा हुआ था, लेकिन जब रैलियों में उतरेंगे तो हम देखेंगे कि रक्षा मंत्री खुद जनता के सामने मास्क पहनकर खड़े हैं। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अमिताभ सिन्हा, न्यूज़ 18 इंडिया।
और इस वक्त एक बड़ी खबर यूपी से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह कि राज्य सरकार जल्द ही वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर सकती है। उत्तर प्रदेश में न्यूज 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि सरकार कल इस बात का ऐलान कर सकती है। यूपी में हाल ही में रविवार को लॉकडाउन लगाया गया था, रविवार को लॉकडाउन था और उसके बाद अब जो जानकारी मिल रही है, अब जो बड़ी खबर मिल रही है वो ये कि वीकेंड लॉकडाउन यानी शनिवार और रविवार दोनों दिन लॉकडाउन का ऐलान किया जा सकता है। ये बड़ी खबर इस वक्त की यूपी में वीकेंड लॉकडाउन। अजीत जुड़ गए। अजीत, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल गायत्री, मुख्यमंत्री ने आज टीम 11 की बैठक में साफ मना कर दिया। जब अधिकारियों ने लॉकडाउन की बात की, उन्होंने कहा फुल लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है सूत्रों के हवाले से कि मुख्यमंत्री ने वीकेंड लॉकडाउन की अनुमति दी है, यानी सैटरडे संडे लॉकडाउन हो सकता है। जिस तरह इस बार 35 घंटे का कर्फ्यू था, उसी तरह आगे रूपरेखा तैयार करने को चीफ सेक्रेटरी और ईसीएस होम से बोला गया मुख्यमंत्री की तरफ से। दो बड़े फैसले मुख्यमंत्री ने किए। एक तो वीकेंड लॉकडाउन पर विचार करने की बात कही और दूसरा उन्होंने कहा कि जो दवाओं की कालाबाजारी करेगा उसके खिलाफ गैंगस्टर और एनएसए लगाया जाएगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 बता रहा अपने दर्शकों को कि आने वाले सैटरडे संडे को उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन लग सकता है। उसकी रूपरेखा क्या होगी, उसकी शर्तें क्या होगी, इन सब के लिए जो मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वो उसकी एक रूपरेखा तैयार करें। गायत्री, बिल्कुल, और रूपरेखा के बाद ये ऐलान हो सकता है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर अजीत दे रहे हैं। और इस सब के बीच आपको बता दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आए। महज 24 घंटों में राज्य में कोरोना के 30,596 मरीज सामने आए हैं और 129 मरीजों की मौत हो चुकी है। केवल लखनऊ की अगर बात करें तो एक दिन में 5,551 मामले सामने आए, जबकि 22 लोगों की जान चली गई। लखनऊ के अलावा प्रयागराज में 15, वाराणसी में 10 लोगों की कोरोना से मौत हुई। पूरे प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसों की जो संख्या है वो 1,91,457 है। यूपी में कोरोना की रफ्तार जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, इसको काबू में लाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने कई निर्देश दिए। उन्होंने मास्क नहीं पहनने वाले लापरवाह लोगों के खिलाफ कड़ाई करने के आदेश दिए और ये निर्देश दिया कि पहली बार अगर कोई पकड़ा जाता है बिना मास्क के तो 1,000 रुपए का उसका चालान काटा जाए और दूसरी बार बिना मास्क पकड़े जाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाए। उधर गुजरात में भी कोरोना का कोहराम लगातार बना हुआ है। राज्य में एक दिन में 10,340 कोरोना केस सामने आए, जबकि 110 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। एक दिन में 3,981 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। गुजरात में अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत के हालात सबसे ज्यादा बिगड़े हुए हैं। राज्य में 61,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं और राज्य में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन हालांकि लग चुकी है। वहीं अगर बात बिहार की करें तो कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगा दिया है। यह कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा जारी। 15 मई तक स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, पार्क, जिम बंद कर दिए गए हैं। सार्वजनिक जगहों पर कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है और धार्मिक स्थलों को भी बंद कर दिया गया है। इतना ही नहीं, शादियों में अब सिर्फ 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा अंतिम संस्कार में 25 लोगों की शामिल होने की इजाजत होगी। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन भी दिया जाएगा। राज्य के बाहर रह रहे लोगों से जल्द वापस लौटने की भी अपील की गई। प्रतिदिन रात्रि में 9 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। पूरे बिहार में हर जगह पर नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। रात में 9 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक यह एक निर्णय हो गया है और सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, फल एवं सब्जी दुकानें, मंडी तथा मांस एवं मछली की दुकानें अब शाम जो 7 बजे तक रखे थे खुला उन लोगों को, अब 7 बजे के बजाय 1 घंटा कम करके 6 बजे तक उसको अब खुला रहेगा। 6 बजे के बाद वो खुला नहीं रहेगा। शादी और श्राद्ध का कार्यक्रम था, उसके लिए 200 व्यक्तियों का किया गया था। अब उसको घटा करके आज निर्णय लिया गया कि 100 व्यक्ति से आगे मत बढ़ाइएगा।